हेलो, वेलकम बैक टू पिकनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज के अमेजिंग पॉडकास्ट में हमारे साथ है प्रकृति प्रिया, जिन्होंने एम्स भुवनेश्वर में सीट पाई है नीट यूजी 2025 क्रैक करके, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1297 थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे उनकी नीट जर्नी के बारे में, और जो बच्चे अभी नीट के लिए अपियर होने वाले हैं या किसी बच्चे का एग्जाम अच्छा नहीं गया था, वो ड्रॉप लेने वाला है, तो हम अच्छे से स्ट्रेटजी भी जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि मैम ने कैसे एग्जाम्स को क्रैक किया था। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सर। मैं धनबाद झारखंड से हूँ। मेरे घर धनबाद से ही है, बट मैं रहती मम्मी के साथ हूँ। वो यहाँ पर वो गवर्नमेंट टीचर है रामगढ़ में, वो जो रांची के पास में। तो 9th-10th में मैं नॉर्मली एक एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ। 9th में हमारा लॉकडाउन आ गया था, कोविड का वक्त था, तो क्लासेस तो होते नहीं थे। तो मैंने एक खुद से ही एडवांस में लाइक 11-12 का थोड़ा थोड़ा बेसिक्स जाना स्टार्ट किया था, बट मोस्टली 9th-10th पे ही फोकस था। फिर 10th का बोर्ड्स हुआ, उसके बाद फिर मैं 11th-12th में नॉन स्कूलिंग या फिर रांची में कोचिंग करने लगी। एक कोचिंग है छोटा सा रांची में, परसिस्टेंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ पर मैं पढ़ती थी 11th-12th, और वहाँ का कोचिंग ऐसा था कि 11th में ही वो 11th-12th पूरा कंप्लीट कर देते थे। तो 11th में वो फिर 12th में दोबारा सेम चीज़ पढ़ाते थे, तो उससे रिविजन हो जाता था। फिर मैंने 12th में वो जेईई मेंस दिया था, उसमें भी मेरे 99 परसेंटाइल आया था। उसके बाद फिर मैं नीट दिया, मैंने नीट 2024, उसमें मेरा 653 मार्क्स आया था। अब जब मैंने कैलकुलेट किया, नीट 5 मई को था, 2024 वाला नीट, तो मेरे नीट में 653 नंबर बन रहे थे। तो इतना ज़्यादा नंबर आ रहा था, तब तो सिलेक्शन गारंटीड ही होता है। तो फिर मैं सारा बैग एंड बैगेज पैक करके वापस घर आ गई रांची को छोड़कर। बट फिर 4th जुलाई, जिस दिन इलेक्शन का भी डेट था, हाँ, उसी दिन एनटीए वाले अचानक से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए। नंबर था 653, बट माय रैंक वाज 21,000 के अराउंड, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और इस रैंक से कॉलेजेस मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर मेरे जो सर है वो बोले कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि उस टाइम फिर पूरा जुलाई कोर्ट केस चल रहा था कि नीट रीनीट होगा या नहीं होगा। अगर हो गया तो फिर, अगर हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाता ना। तो मैं दोबारा 14th जुलाई को वापस चली गई रांची विद बैग एंड बैगेज की। अगर नीट दोबारा हुआ तो मैं दे दूंगी, अगर नहीं हुआ तो देखा जाएगा। और पूरे जुलाई में कंफ्यूजन में थी कि नीट एग्ज़ाम होगा, मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि स्टेट के कॉलेज मुझे मिल रहे थे, 2-3 मिल रहे थे। बट स्टेट का मेडिकल कॉलेज कैसा होता है वो सबको पता है, मतलब अच्छे नहीं होते उतने। तो फिर भी मैं अगस्त तक अगस्त स्टार्टिंग तक मैं मतलब कंफ्यूजन में ही थी कि करना क्या करना है। फिर लगा कि नहीं, फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, एक और ट्राई देना चाहिए। फिर मेरे सर भी बोले कि नहीं, तुम कर सकती हो। उसके बाद से अगस्त 14th के बाद से मैं सीरियसली स्टार्ट कर दी पढ़ना नीट 25 के लिए। उस ड्रॉप ईयर में मतलब मैं सब कुछ तो क्लियर था ही 11th-12th में, तो ड्रॉप ईयर में मैंने बस क्वेश्चन पेपर लगाया, केवल क्वेश्चन पेपर। अगस्त से ही वीक में 3 क्वेश्चन पेपर, उसको एनालिसिस, और मैंने कम से कम 200 प्लस ड्रॉप ईयर में मॉक पेपर दे दिया था। मेरा ऐसा था कि एंड तक, अप्रैल तक सारे क्वेश्चंस रिपीट होने लगे थे। मैंने ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। उसके बाद फिर जब नीट 25 का पेपर आया, क्योंकि नीट का जो ट्रेंड चल रहा था वो एकदम क्वेश्चन पेपर इजी वाला ही ट्रेंड चल रहा था। 23 का भी देख लो, 24 का भी देख लो, तो मैं जितने भी मॉक पेपर दिए थे वो सारे वैसे ही थे। बट नीट 25 का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा टफ आ गया था। मतलब हाँ, जो फर्स्ट गो में देखे तो बहुत ज़्यादा टफ था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही टफ था। तो मेरा जो हॉल था उसमें 25 बच्चे थे शायद, और 1 घंटे बाद ही सब नॉर्मली बैठे हुए हैं, बस मैं लिख रही हूँ। फिर मैं सोची कि सबका हो गया, मेरा ही नहीं हुआ। फिर पता चला नहीं नहीं, किसी से नहीं बन रहा, बस मेरे से बन रहा है। तो वो एक कॉन्फिडेंस था। फिर ये भी माइंड में था कि पेपर टफ आया तो सबके लिए टफ आया होगा, तो कट ऑफ नीचे जाएगा। तो ये सब मेरे माइंड में चल रहा था एग्जाम के ड्यूरेशन, एग्जामिनेशन हॉल में।
तो मैं ज़रा भी डिमोटिवेट नहीं हुई कि एग्ज़ाम पेपर टफ़ आ गया तो मेरा क्या होगा? क्योंकि मुझे खुद में कॉन्फिडेंस था कि मैंने खुद से चीट नहीं किया है, मैंने अपना मेहनत किया है, पूरी अच्छे से मेहनत करी है मैंने, तो रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। तो फिर ये सब एग्ज़ाम में चल रहा था, फिर भी मेरे 3-4 क्वेश्चन्स मैंने मार्क कर रखे थे बट मैंने उससे ओएमआर नहीं फ़िल किया, तो मेरा रैंक और बेटर आ सकता था। फिर एग्ज़ाम गया, फिर मैं बाहर गई तो देखी कि मैं बहुत ज़्यादा ही कम नंबर आ रहा है। उसके बाद फिर मैं सर के पास गई, फिर जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा 590 आ रहा था नंबर। तो सर भी थोड़ा-सा मतलब उनको मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस था। तो फिर मुझे भी बुरा लगा। उसके बाद फिर आकाश वालों का मैंने वो लिया था, फ्री वाला सब्सक्रिप्शन। तो उन्होंने कॉल किया वहाँ के सर बोले कि कितने आ रहे हैं? तो मैंने बोला सर 590 के अराउंड। तो वो बोले कि घबराओ मत, वहाँ पर तुम्हारा ही अभी हाईएस्ट चल रहा है। मतलब मेरे से ज़्यादा उस कोचिंग में भी नहीं आया था 590 के अराउंड। तो फिर मुझे अच्छा लगा कि चलो उस कोचिंग में, वो इतना ब्रांडेड कोचिंग है, उसमें नहीं है मेरे से आगे कोई, तब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद उस रात को मैं रिलैक्स हो गई। उसके बाद फिर मैं सोची कि अगर होगा तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। अब मैं नीट दोबारा नहीं दूँगी और मुझे पता था कि हो जाएगा इसका सिलेक्शन। फिर मैं दूसरे दिन सर के पास गई, नंबर-वंबर बताए, सर बोले ठीक है, आप घर जाओ। फिर मैं वापस आ गई। तो ये था मेरा नीट का जर्नी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। तो जैसे आप जब 11th में आपने पीसीबी लिया, उससे पहले से बात करते हैं कि जब 10th में थे या उससे पहले थे, एकेडमिक्स कैसी थी उस समय? क्योंकि जो फ्रेंड्स देख रहे होंगे उन्हें लगेगा कि क्या आप बचपन से ही उतने ही तेज थे, एकेडमिक्स उतनी ही हुँ। अच्छी थी? नहीं सर, मैं मीडियोकर टाइप की बच्ची थी 9-10, 8 तक नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। बस मेरा बायो में हमेशा से ही 99-98 नंबर रहा है बायो में, केवल बायो में। और फिर 8 के बाद से मैं स्कूल चेंज की। तो स्कूल चेंज करने के बाद 9-10 में मैं सीबीएसई में आ गई। 8 तक मैं आईसीएसई में थी, 8, 9, 10 में सीबीएसई। तो पता नहीं अलग सा स्टिमुलस आया। और जब मैं न्यू स्कूल में थी, एक तो मैं न्यू स्कूल में गई, उसके बाद लॉकडाउन था, तो फिर मेरा कोई कनेक्शन बन भी नहीं रहा था, फ्रेंड्स वगैरह, तो कोई डिस्ट्रैक्शन भी था नहीं। बस और मम्मी-पापा का था कि इसे डॉक्टर ही बनना है, तो मेरा इंटरेस्ट भी था, तो मैं ज़्यादा फ़ोकस बायो पे करती थी। तो और मेरी मम्मी मैथ्स की टीचर है, तो बायो और मैथ्स मेरा दोनों ही अच्छा हो गया 9-10 में जाते-जाते। मैंने आरडी शर्मा, आरसीएम और जितना भी सैंपल पेपर्स था, ओसवाल का भी मैंने बहुत सारा सॉल्व किया था। तो और मेरे 10th में 3rd रैंक था स्कूल में विथ 96% और बायो में और मैथ्स में 99 था। तो दोनों में ही अच्छे नंबर हैं। तो जब नहीं, बायो नहीं था, साइंस था, साइंस। जब 9th 10th में थे, आपने बताया कि मैथ्स भी अच्छी थी, आपने आरडी शर्मा भी कर रखा था, ये वगैरह हाँ, वगैरह। हाँ, हाँ। तो क्या उस समय ये नहीं आया कि मैं मैथ्स ही ले लूं, पीसीएम बैकग्राउंड में चले जाऊं? और उस समय पेरेंट्स का कितना सपोर्ट था? पेरेंट्स हमेशा ही से बोलते हैं कि मेडिकल ही करना था बचपन से ही। तो वो तो क्लियर था कि जो भी नंबर आए जाना वही है। और मेरा ऐसा था कि मैं बायो में कम एफर्ट्स देती थी बट उसमें नंबर आ जाता था और मैथ्स में उतना नंबर नहीं आता था, इसलिए मैं 10th के स्टार्टिंग से ही ज़्यादा एफर्ट्स करती थी। तो वो एफर्ट्स होते गया इसलिए। और मैथ्स के बोर्ड एग्ज़ाम और उससे पहले कोई एग्ज़ाम था, उसमें 7 डेज़ का गैप मिला था हमारे टाइम में। तो मैं आरडी शर्मा में पूरा सारा क्वेश्चंस दोबारा बना ली थी और 5 से 6 क्वेश्चंस डायरेक्टली वहीं से आए थे। क्या होता है प्रूविंग वाला क्वेश्चंस ट्रायंगल का। तो वो भी एक एज मिला था। और मेरी मम्मी टीचर है मैथ्स की, तो बहुत सारा मेरे पास मैथ्स का भी बुक था घर में। तो मुझे बुक्स को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था कि मैं भी सॉल्व करूँ वो सब करके। तो इससे इसलिए मेरा मैथ्स स्ट्रांग हुआ बट मुझे मैथ्स। और हाँ, ये भी था कि मैथ्स में अच्छा नंबर है, इसलिए मेरे पेरेंट्स बोले कि पीसीएम भी ले लो, क्योंकि अभी भी हाइप है कि नीट बहुत टफ एग्जाम है, सबसे क्रैक नहीं होता है। और अगर नीट नहीं हुआ तो फिर इसका कोई और स्कोप भी नहीं है और प्राइवेट मिडिल क्लास वालों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो पापा बोले बैकअप के लिए मैथ्स रख लो। तो 11th में मेरे पास पीसीएम भी था,
क्योंकि नॉन स्कूलिंग था तो फिर मैथ्स रखो या ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कोचिंग वाले सर को बोला कि सर मेरा मैथ्स भी है 4 सब्जेक्ट। तो सर बोले कि थोड़ा-थोड़ा पढ़ते जाना। फिर 11th के एंड में जब 12th का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है लेकिन दोबारा फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें फाइनली सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। तो वो 12th में हो रहा था। तो तब तक मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरे से नीट हो जाएगा। तो अगर आप खुद से किसी चीज़ के लिए पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि उसका क्या होगा, आपसे हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैं बोली कि नहीं पापा, अगर नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी होता तो फिर भी ड्रॉप लेना पड़ेगा, अगर नहीं होता है तो। तो जाना है, मुझे जाना तो मेडिकल फील्ड में ही है, तो मैथ्स रहे या ना रहे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो पापा बोले, तो फिर फाइनल डिसीज़न ये था कि 11th में बस मैथ्स था, 12th में रजिस्ट्रेशन से पहले मैंने मैथ्स हटा दिया। फिर भी मुझे थोड़ा-थोड़ा पता था इंटीग्रेशन वगैरह। बस फिर सोची कि मुझे जाना ही नहीं है तो मैं क्यों बेकार का बर्डन लूँ, उस उतना एफर्ट्स मैं फिर बायो वाले में भी डाल सकती हूँ, तो उससे ज़्यादा बेटर आएगा। तो वो मैंने दिया, तो बस ही। जो बच्चे अभी 10th से 11th मूव कर रहे होंगे, अभी बच्चों ने पीसीएम पीसीबी लिया होगा, तो बच्चों को ये डाउट रहता है कि आप मैं पीसीएम भी ले लूं। आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि अगर आप फिर से 11th में जाते तो पीसीएम भी चूज करते हैं? पीसीएम भी यूजुअली लोग वो लेते हैं। मुझे पीसीएम भी लेने का कुछ समझ में आता नहीं, क्योंकि अगर कोई जो लोग एकदम एंथुसियास्टिक है एक स्ट्रीम में जाने के लिए, तो वो दोनों कैसे रख सकते हैं? इट्स लाइक आप 2 रोड के बीच में खड़े हैं, एक तरफ बायो है, एक तरफ मैथ्स है, आप बीच में खड़े हो दोनों लेकर, लेकिन जाना तो एक ही साइड है। तो बेकार का एक्स्ट्रा बर्डन लेने से अच्छा है कि पहले से ही अच्छे से डिसाइड कर रखो, और काफ़ी हेल्पफुल होता है। लाइक अगर पीसीबी किसी का नहीं हो तो मैथ्स लेके आगे बढ़ सकता है। बट अगेन अगर बैकअप आपको चाहिए तो मैथ्स रख सकते हो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट। रिकमेंड पीसीएम भी। तो जब आप 11th में मूव किए, पीसीएम भी लिया, तो आपको पहले से डिसाइड था कि मैं उसी समय नीट प्रिपरेशन करूं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं ड्रॉप ईयर में करूं, 11th में करूं। और आपने कब स्टार्ट किया था नीट प्रिपरेशन? और साथ में क्या एडवाइस रहेगा कि कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए एक नीट एस्पिरेंट को? तो इसका भी कहानी है कि मेरे पेरेंट्स, मतलब पापा का जो फ्रेंड सर्कल है उसमें जितने भी बच्चे हैं वो सब टॉप ईयर में कोटा गए थे। तो पापा का भी ये था कि 11th-12th नॉर्मल स्कूल से, उसके बाद फिर ड्रॉप ईयर। तो 10th पार हुआ, एक कहाँ एडमिशन लेना है, क्या करना है, उस मतलब जितना भी आप क्लियरिटी सोच के रखो, बट आपको कन्फ्यूजन होगा ही क्या करना रहता है। तो 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, फिर सोचे कि मैंने आकाश का ऑनलाइन बैच लिया था, नीट का ऑनलाइन। फिर मैं सोची कि ऑनलाइन घर पे पढ़ूँगी, उसके बाद नॉन स्कूलिंग। तो मैं जिस नॉन स्कूलिंग के लिए जिस स्कूल में गई, वहाँ के प्रिंसिपल अचानक से मिले हमें, और वो बोले कि कहाँ से प्रिपरेशन कर रही हो? तो मैं बोली कि घर से। तो वो प्रिंसिपल बोले कि घर से नहीं होगा उतना अच्छा, एक बार सोच के देखो, रांची में एक सर हैं, उन्होंने ही वो सर के बारे में सजेस्ट किया कि वहाँ पर एक आईआईटी बॉम्बे के सर हैं, वो सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो खुद से डेडिकेट होके पढ़ाते हैं। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, बट हम लोग उतना सोचे नहीं, फिर हम लोग वापस आ गए। फिर उसी दिन मेरा एक नीट का ऑनलाइन टेस्ट था, आकाश में ही ऑनलाइन। तो उनके जो क्वेश्चंस और वो जो पढ़ाते थे, वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो मैं पापा को बोली कि चलिए पापा, आज ही चलते हैं, देख कर आते हैं कोचिंग कैसा है। तो हम लोग जब वहाँ गए, वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा था, वहाँ का सर, वहाँ पर बच्चे ऐसे थे, वहाँ मतलब सब कुछ इतना कन्विंसिंग था, तो पापा बोले कि चलो ये सही है, वैसे भी ऑनलाइन हो नहीं रहा था उसे अच्छे से। तो फिर उसी दिन हम वहाँ एडमिशन ले लिए। फिर 15th अगस्त को 14th अगस्त मेरा बर्थडे है, 15th अगस्त स्कूल में सेलिब्रेशन था, वो अवार्ड सेरेमनी वगैरह, और फिर दूसरे दिन ही हम लोग रांची शिफ्ट हो गए। तो फिर वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी 11th में। हुँ। तो जब 11th में, जैसे अभी जो बच्चे 11th में होंगे और वो नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, एक तो 10th से 11th जब हम मूव करते हैं तो एक ब्रिज टाइप का कोर्स हमारे इंक्लूड हो जाती है, बहुत ज्यादा सिलेबस बढ़ जाता है। तो उस समय स्टार्टिंग में कैसे कंट्रोल किया, सिलेबस को कैसे डिवाइड किया, और कैसे उस समय टेस्ट, क्योंकि उस समय क्या बच्चे करते हैं कि टेस्ट में अपीयर नहीं करते हैं स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि एक
टफ लगता है 10th से जब 11th में मूव करते हैं, सिलेबस भी वास्ट हो जाता है? अगेन यहाँ पर टीचर का बहुत बड़ा रोल होगा। जैसे कि मैंने बताया कि वो सर बहुत ही खुद से ही मतलब वो एक्सपीरियंस्ड है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने का। तो उन्हें पता है कि कहाँ पर बच्चों को डिफ़िकल्टी आएगा। तो उनका जो कोर्स शेड्यूल था वो क्लास 11th में ही 11th-12th का जो मिक्स होता है, वो वैसे पढ़ाते थे। जैसे फ़िज़िक्स में वो काइनेमैटिक्स, एनएलएम, फिर 12th का वो पढ़ाएँगे इलेक्ट्रोस्टैट, उससे ग्रेविटेशनल लिंक्ड होता है। उसके बाद फिर वो रे ऑप्टिक्स, मतलब एक सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, क्योंकि 11th का कुछ टॉपिक 12th से लिंक्ड होता है। तो वो उन्हें कंपाइल नॉलेज था, इसलिए वो ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर पाए। लेकिन हर सबके पास वैसा नहीं होता है। मोस्टली जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो टीचर्स हायर कर लेते हैं, मतलब वो नॉर्मल टीचर होते हैं जिन्होंने खुद ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक किया नहीं है, तो उनको इतना होता नहीं है। मैं खुद ही ड्रॉप ईयर में जब आकाश के स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस करने गई थी, क्योंकि मेरे 11th का फिज़िक्स मुझे लगा कि ठीक नहीं था, बट मैं जब अटेंड करती थी तो वो लोग इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं, इतना ज़्यादा, वो खुद इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं जितना कि काम का ही नहीं होता है। लेकिन सिंस बच्चा वहाँ पर फर्स्ट में ही गया है, तो उनको पता नहीं होता कि कितना पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं ड्रॉप ईयर में गई थी और मेरे सर बता रही थी कि इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं किसी भी एग्ज़ाम में। तो मुझे पता था बाउंड्रीज़ क्या है। बट वहाँ पर इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं कि बच्चा उसी में डूब जाता है। एक तो 11th-12th और 10th का सिलेबस में आसमान-ज़मीन का अंतर होता है। बट उसमें भी वो इतना एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, और जब जो स्पेशली जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जो फ्रेश गए हैं, उनको तो कोई गाइडेंस भी नहीं रहता है कि अ, कोई बताने वाला ही नहीं रहता है। अगर उनके मार्क्स कम आ रहे हैं तो टीचर उनको ही ब्लेम करेंगे कि तुम ही पढ़ नहीं रहे होगे। बट कम क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका क्वेश्चंस देखिए, रेलेवेंसी देखिए। वो जो पढ़ाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस वहाँ से नहीं आते हैं। ये प्रॉब्लम होता है मोस्टली फ्रेशर्स वाले बैच में। तो जो मतलब जो जैसे 11th में जो गए जिनका कम नंबर आता है, पहले अगर कम नंबर आता है तो कभी भी खुद को ब्लेम नहीं करो, क्योंकि कि तुम खुद ही फर्स्ट हो, तो कोई भी सीख कर नहीं आता है। अपने टीचर्स से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, और कभी भी अपने मार्क्स अपने पेरेंट्स से मत छुपाओ, क्योंकि वो वो तुम्हें ट्रैक करेंगे। इससे तुम्हें मोरल सपोर्ट मिलेगा। अगर अभी झूठ बोलोगे स्टार्टिंग में कि मेरे इतना नंबर आ रहा है, इतना ज़्यादा है, तो तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाएँगे। बट फिर अगर फाइनल रिज़ल्ट नहीं आएगा तो फिर वो उन्हें बुरा लगेगा। तो अपने स्टार्टिंग से ही एक बताते जाओ कि मेरा इतना रैंक आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है। अब एक ट्रांसपेरेंसी, मतलब अपने पेरेंट्स से कभी भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। उसके बाद फिर जो भी अपना प्रोग्रेस होता है वो खुल के टीचर्स से शेयर करो, डाउट्स पूछो, क्यों नंबर कम आ रहा है, तो वो सब मतलब खुद के अंदर जो भी हो रहा है उसको दबा के नहीं रखना, डिस्कस करना है, डिस्कस करने से हो जाएगा। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने 11th-12th का दोनों का सिलेबस मिक्स करके 11th में ही पढ़ा था, जो आपके सर थे लोकल कोचिंग के, उन्होंने वहीं पे आपको पढ़ाया था 11th में। तो जब आप 11th में स्कूल्स के एग्जाम देते थे, तो क्या ये प्रेशर नहीं रहता था कि मैं 11th-12th दोनों पढ़ रही हूँ, कैसे मैं केवल 11th का फिर मैनेज कर पाऊंगी? वही होता है, नॉन स्कूलिंग था तो मुझे एग्जाम देना नहीं पड़ा था। मैं बस स्कूल एक ही बार गई थी 12th के टाइम। तो जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो आपको क्या लगता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं स्टार्टिंग फेज में या फिर बोले तो एंड फेज में भी या ड्रॉप ईयर में भी बच्चे को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आपको फिजिक्स से लगती है, तो उस समय आपने कैसे स्ट्रगल फेस किया, क्या आपके चैलेंजेस थे फिजिक्स को लेके? वही अगेन टीचर फैक्टर हो जाता है, क्योंकि और फिजिक्स में मोस्टली क्लास नोट्स मैंने किया, और एनसीईआरटी, और एचसी वर्मा। एचसी वर्मा अगेन सारा करना नहीं है, वो जेई बेस्ड होता है। उसमें मेरे सर जो मार्क करवाते थे क्लास में होता था, वो थॉरोली करना है, बार बार करना है, और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, कम ही सॉल्व करना है, बट वो बार बार करना है, और वो कम क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए। जैसे एचसी वर्मा में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि उसमें एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लो तो नीट का 5 क्वेश्चंस वहाँ से बन जाएगा। तो इतने मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। तो टीचर्स के पास जाओ, मॉड्यूल्स के भी कुछ-कुछ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। मॉड्यूल्स को 3 कम से कम 3-4 बार बना लिया करो, तो उससे वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे।
तो जब आपने 11th-12th दोनों कर लिया, उसके बाद 12th फेजेस में कैसे किया? 12th के फेजेस में क्या-क्या किया और मॉक टेस्ट कितने इंटरवल के बाद अपीयर कर देता है? हम लोग का मैंने जितने भी टेस्ट दिए वो सारे फुल लेंथ दिए हैं, एक भी पार्ट सिलेबस नहीं। और पार्ट सिलेबस देने से जैसे अगर एक चैप्टर से कितने 90 क्वेश्चंस रहते हैं, नहीं 45 रहते हैं। अगर एक चैप्टर से 45 क्वेश्चंस अगर आप पार्ट कंप्लीशन करो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो वैसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर देते हैं ड्यू टू लैक ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, या फिर अगर वो इजी रखना चाहेंगे तो फिर वो क्वेश्चंस रिपीट होने लगता है। तो मेरे सर का ये मानना था कि पार्ट कंप्लीशन टेस्ट देने से बेटर है कि फुल कंप्लीशन टेस्ट, तो इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में लैक कर रही हो। क्योंकि मैं 11th-12th एक साथ कर चुकी थी तो मुझे पता था कि कौन सा चैप्टर कहाँ लैक कर रहे हैं। बट जो नॉर्मल 11th-12th जो करते हैं उन वो पार्ट सिलेबस दें, बट वीक में एटलीस्ट स्टार्टिंग से ही फुल सिलेबस एक देना चाहिए। स्टार्टिंग नहीं भी तो 6 मंथ्स के बाद से देना चाहिए, क्योंकि उनसे वो आइडिया मिलेगा कि कितना क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है। और 11th में मोस्टली जिनको स्कूल जाना रहता है, स्कूल जाना मुझे मतलब मेरी रूममेट थी वो स्कूल जाती थी डीपीएस में, वो स्कूल से आने के बाद इतना ज़्यादा थक जाती थी, वो कोचिंग में सो जाती थी। तो ना ही उसके स्कूल में नंबर आते थे ना ही कोचिंग में आते थे, क्योंकि स्कूल का सिलेबस और कोचिंग में अलग पढ़ाते हैं। तो स्कूलिंग इज़ नॉट उतना ज़्यादा नहीं है। और जिनको 11th का एग्ज़ाम देना रहता है तो 11th में जिनको केवल 11th का एग्ज़ाम देने जाना रहता है तो 11th का मार्क्स कोई मैटर नहीं करता है। तो अगेन उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना स्कूल के नंबर पे। और जो 12th में है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बोर्ड्स देना रहता है, तो बोर्ड्स के लिए 2 महीना काफ़ी होता है। अगर और नीट का सिलेबस और बोर्ड्स का सिलेबस सेम ही होता है, बस थोड़ा-सा लिखने का प्रैक्टिस करना होता है। और मोस्टली बोर्ड्स फ़ेब या मार्च में होता है, तो जनवरी से भी अगर कोई स्टार्ट करेगा अच्छे से तो वो हो जाएगा। तो जैसे हम पार्ट वाइज अगर बात करें कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होती थी, तो केमिस्ट्री की अगर हम तीनों पार्ट की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, आप उसको कैसे डील करते थे? फिजिकल केमिस्ट्री अगेन मोस्टली फार्मूला बेस्ड है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। और फिजिकल केमिस्ट्री अगर कोई एनसीईआरटी बना ले, एनसीईआरटी इंडेक्स एग्जाम्पल और बैक एक्सरसाइज, मैंने खुद ये तीनों चीज़ 11th-12th में टोटल में 4 बुक्स होती हैं फिजिक्स का और केमिस्ट्री में, तो वो मैंने कम से कम 5 से 6 बार बनाया था और एंड में ऐसा हो गया था कि मुझे सब कुछ याद हो गया था सारे आंसर्स। तो मैं वो देख पाती थी कि जो नीट के क्वेश्चंस थे ना वो ज़्यादा बाहर से नहीं आए थे, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। तो जिनको भी लगता है कि नीट में आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तो वो नहीं होता है, वो एनसीईआरटी में से ही आता है। अगर या फिर वो इंटेक्स से आएगा या फिर बैक एक्सरसाइज से आएगा। और इनऑर्गेनिक मेरा बहुत ज़्यादा वीक था, मुझे नहीं याद होता था। तो 11th-12th में मेरा इनऑर्गेनिक सही नहीं था। जब मैं मतलब 11th-12th में हो गया था नीट, तो जब मैंने ड्रॉप ईयर में स्टार्ट किया तो मैंने खुद को पहले टाइम दिया। मैंने देखा कि मेरा खुद वीक क्या-क्या है। तो मैंने ये देखा कि मेरे 11th का फिज़िक्स, इनऑर्गेनिक और बायो का 12th का कुछ-कुछ चैप्टर्स वीक है। तो मैं स्टार्टिंग में पहले उसे ही रिवाइज़ करती थी और स्टार्टिंग से रिवाइज़ करते-करते वो भी मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया। और इनऑर्गेनिक में मैंने जेईई के पीवाईक्यूज़ कर लिए, एनसीईआरटी इंडेक्स कर लिया और अपना खुद से 1 पेज 1 नोट्स बना लिया। बस इतना काफ़ी था और मैं नीट के 1-2 दिन पहले उसे हर रोज़ सुबह देखा करती थी तो याद हो गया था। तो इनऑर्गेनिक के लिए ये था। और ऑर्गेनिक के लिए हमारे सर अगेन ऑर्गेनिक सर का बहुत लेक्चर अच्छा था कोचिंग का, बस उससे मैंने फॉलो किया। और एनसीईआरटी ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे रिएक्शंस और क्वेश्चंस अगर वो कर लेगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नीट में बन जाएंगे। और जो नहीं बनेंगे वो समझ जाना कि वो सभी से नहीं बनेंगे, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। ऑर्गेनिक में बच्चों को सीक्वेंशियल क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो उससे कैसे डील किया था आपने? कैसे क्वेश्चन? सीक्वेंशियल क्वेश्चन, जैसे कैसे ए लाइक ए टू एरो? बी, बी टू सी।
हाँ, वो एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है। एनसीईआरटी इंटेक्स में वैसे क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं। ऑर्गेनिक में एक तो क्लास नोट्स मैंने किया और एक पेज लिया, उसमें सारे नेम्ड रिएक्शंस लाइक 40 टू 45 क्वेश्चंस होंगे नेम्ड रिएक्शंस, वो सारे मैंने एक पेज में लिख दिया था। तो मैंने काफ़ी सारे वन पेज वन नोट्स बना रखे थे, तो वो भी मुझे बहुत हेल्प हुआ था। नीट के 1 वीक पहले मैं बस वही नोट्स रिवाइज करती थी। और बायो की बात करें तो बायो में क्या क्या आपने रिसोर्सेज यूज किए थे, कैसे पढ़ा था बायो? एनसीईआरटी, जस्ट एनसीईआरटी। 11th-12th में एनसीईआरटी। और जैसे मेरा जेनेटिक्स स्ट्रांग नहीं था, तो स्टार्टिंग में वो लिख लिख कर याद करती थी। और मोस्टली मेरा शेड्यूल ऐसा था, सुबह में फिजिक्स, लंच के बाद नींद आता था, मोस्टली इनएक्टिव फेज रहता था, तो उस टाइम मैं बायो पढ़ लेती थी, क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम मेरा नहीं होता था। और मैं बायो में ऐसे ही फ्लिप करके देखते रहती थी, क्योंकि और एक मैंने पीडीएफ था मेरे पास, उसमें बायो का सारा डायग्राम्स था, बिना लेबल किया हुआ। तो वो भी पीडीएफ काफ़ी हेल्पफुल हुआ था। वो पीडीएफ से मैं देख के खुद से लेबलिंग करती थी, खुद से ड्रॉ करती थी, लिख लिख कर प्रैक्टिस करती थी। एनसीईआरटी। और ये तो हुआ बायो का कैसे पढ़ती थी। और जब रिवाइज करना होता था तो मैं 3-4 मॉक पेपर लेती थी। 3-4 मॉक पेपर, मतलब एक मॉक पेपर में 90 क्वेश्चंस रहते हैं बायो के फुल सिलेबस में। तो 3-4 अगर लिए, 3 लिए तो 270 क्वेश्चंस। और फिर एक-एक क्वेश्चंस में देखती थी। अगर फर्स्ट क्वेश्चन प्लांट किंगडम से आया, किस टॉपिक से आया, तो मैं वो पैराग्राफ पढ़ती थी। दूसरा दूसरा क्वेश्चंस अगर एनिमल किंगडम की किस टॉपिक से आया, तो मैं वो पढ़ती थी। तीसरा जेनेटिक्स से आया होगा, चौथा इकोसिस्टम से। तो अगर आप ऐसा करेंगे, सोचिए, मतलब हर एक पॉइंट 2 बुक्स एनसीईआरटी का, 270 क्वेश्चंस, सब अलग-अलग चैप्टर से आया, तो उससे आपका एक होलसम रिविजन हो जाता था। और सारे क्वेश्चंस अलग ही होते थे। तो मैं वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ था बायो रिवाइज करने के लिए। क्या बायो के लिए नोट्स जरूरी है या केवल एनसीईआरटी ही आप रिपीट कर देते हैं? 11th-12th में नोट्स बनाना चाहिए, ड्रॉप ईयर में नहीं बनाना चाहिए। मतलब 11 एक बार एक नोट्स रहने से एक स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर बन जाता है। तो अगर आप दोबारा पढ़ेंगे, मैंने 11th-12th में बनाया था खुद से नोट्स। वो नोट्स कुछ नहीं था, वो एनसीईआरटी का ही था और कुछ मॉड्यूल से लिया गया था। बट फिर मैंने मेरे ड्रॉप ईयर में रियलाइज़ किया कि वो सब कुछ काम का नहीं आता है। वो सारा केवल बुक पढ़ने से भी हो जाएगा, केवल अगर कोई बुक पढ़े हिस्ट्री जैसा, तो उसे याद नहीं होगा। तो वो बुक याद रखने के लिए नोट्स बनाना चाहिए। और मैंने इतने ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ लिया था कि नी 25 में क्वेश्चन आया था, एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन पेज से आया था, जो कि कोई नहीं पढ़ता है। बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था कि ये मैंने कहीं देखा है। तो मैंने, मतलब मैं स्टार्टिंग से ही एक वर्ड पढ़ती थी एनसीईआरटी का, तो मुझे वो भी याद था। तो जो एनसीईआरटी अनएक्सपेक्टेड था, को, इंट्रोडक्शन पार्ट से क्वेश्चंस आए थे नीट हाँ 2025 में। हाँ, तो वो मेरा सही था। एनसीईआरटी ही पढ़ना है, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। बट एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है वो सब पे डिपेंड करता है। जैसे मैं 11th-12th में एनसीईआरटी को लिख लिख कर नोट्स बनाती थी, बट फिर मैं उसे दोबारा पढ़ती नहीं थी। बट मैं जब एक बार लिखती थी तो मुझे ये याद हो जाता था। फिर दूसरे टाइम में एनसीईआरटी से पढ़ती थी कि जितना मुझे याद है कि उस और ऐड ऑन कोई इन्फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। तो 1-2 बार लिख को प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद केवल रीडिंग मेरे लिए वर्क करता था, बट किसी और के लिए केवल रीड करना नहीं मैं वर्क करेगा, तो डिपेंड करेगा। एंड में ये होना चाहिए कि एनसीईआरटी की पूरी इन्फॉर्मेशन तुम्हें पेज टू पेज याद होनी चाहिए, कैसे भी। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी इनफ है? सारे चैप्टर्स नहीं, मोस्टली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है थ्योरी के लिए। और जितने भी डायग्राम्स और टेबल्स वो सारे इम्पोर्टेंट है। और फिजिकल में कुछ चैप्टर्स लाइक सॉल्यूशंस, वो इम्पोर्टेंट है उसके थ्योरी। और बात करें फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स से बच्चों को डर भी लगता है, स्पेशली नीट स्टूडेंट्स को, तो फिजिक्स में कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए थे और क्या क्या आपको लगता है कि आपने 11th-12th के दौरान में मिस्टेक्स की थी, स्पेशली फिजिक्स में? फिजिक्स में मोस्टली डर इसलिए लगता है क्योंकि कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, फिर उनको एक्चुअली में समझ ही नहीं आता। मतलब मेन कॉन्सेप्ट ही उन्हें समझ नहीं आता है, वो सोचते हैं कि वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। तो मैं नॉर्मल एक एवरेज बच्चों के लिए बोल रही हूँ कि जितना भी सर पढ़ाए,
वो मॉड्यूल से ट्राई करो। जो एक बार में क्वेश्चन बन गया उसे दोबारा मत बनाओ। जो दूसरी बार में क्वेश्चन बने उसे मार्क करके रखो। जो तीसरी बार में बन रहा है उसे दूसरे करके मार्क करके रखो। फिर जब वो तुम चैप्टर दोबारा एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी नहीं, क्लास वर्क पढ़ो, उसका फॉर्मूलाज रिवाइज करो, उसका दोबारा वो अटेम्प्ट करो मॉड्यूल। जो दूसरी बार में बना और तीसरी बार में बना दोबारा बनाओ, देखो कि उसमें कितना क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद भी अगर नहीं बना उसके बाद सर से पूछो। पहले ही नहीं बना उसके बाद फिर हार मानने से नहीं होगा। पहले किसी से नहीं बनता है, तो पहले बनाओ, क्योंकि फ्रेशर हो, पहली बार अटेम्प्ट करो, दूसरी बार बनाओ, उसके बाद भी जो नहीं बना उसके बाद सर से पूछो। और वो जो नहीं बन रहा है, एकदम ही नहीं बन रहा है, तो उसका छोटा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन के बगल में लिख दो कि एटलीस्ट याद हो जाएगा। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मैनी टाइम्स रटना भी बहुत हेल्पफुल होता है। अगर वो क्वेश्चन आ गया मॉक टेस्ट में ही, अगर वो क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें एटलीस्ट वो कॉन्सेप्ट याद होगा, तो आंसर भी याद हो जाएगा, वो भी हेल्प करेगा। और फिजिक्स में फॉर्मूलाज नीट में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 26 तो सारे ही फॉर्मूला बेस्ड था। और अगर फिजिक्स नहीं हो रहा है किसी से तो एटलीस्ट 12th का फिजिक्स कर लो, वो काफ़ी होता है। क्लास 12th का फिजिक्स और 11th का स्टार्टिंग का, क्योंकि 11th के जो लास्ट वाले काफियों को हार्ड लगता है, तो 12th का फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट और रे ऑप्टिक्स छोड़ सकते हो। बट जो हाई वेटेज है जैसे इलेक्ट्रोस्टैट, काइनेमैटिक्स, एनएलएम, ये सारे इजी टॉपिक है, उतना टफ नहीं आता। और ये अगर इन सब के मॉड्यूल भी बना लोगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फिजिक्स के लिए फॉर्मूला कॉपी बनाओ, और जो क्वेश्चंस लग रहे हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं बट मेरे से नहीं बन रहा है, तो उसको रट जाओ और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नीट के लिए इतना काफ़ी है। क्या मैंने आप इस टाइम मैंने ऑफ पीरियड? क्लास हाँ। मैंने क्लास वर्क किया था। सर जो क्वेश्चंस क्लास में करवाते थे उसे किया था। और 11th-12th का मैं बता रही हूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं। और मॉक पेपर्स। क्या आपने इस पीरियड ऑफ टाइम में शॉर्ट नोट्स बनाए थे? और शॉर्ट नोट्स अगर बनाए थे तो रिवीजन कैसे करते थे शॉर्ट नोट्स? फिजिक्स के लिए मतलब तीनों सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स बस मेरा वही था, फॉर्मूला शीट में काफ़ी था फिजिक्स के लिए। और केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक में बना था। और ऑर्गेनिक के लिए वो नेम वाला, जिसमें सारे नेम रिएक्शंस होते हैं। फिजिकल के लिए अगेन फार्मूला लिस्ट। और बायो के लिए ऐसा सच नहीं था। एनसीईआरटी को ही, उसमें ही अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता तो मैं ऐड कर लेती थी, क्योंकि मैं लिखती थी बट उसमें दोबारा पढ़ती नहीं थी, मोस्टली एनसीईआरटी पढ़ती थी। शॉर्ट नोट 1 पेज 1 नोट कुछ चैप्टर्स का था, जैसे प्लांट किंगडम, जो मुझे याद नहीं होता था तो उसका मैं अच्छे से फ्लो चार्ट बना ली थी। वो भी मैं नीट के 1 वीक पहले देखने के लिए बनाई थी, कि मैं ये देख के चली जाऊंगी, मैं हो जाएगा। क्योंकि फिर अगर कोई एक टॉपिक आपको समझ नहीं आता एग्जाम से, अगर पहले आप वो फिर से रीड करने बैठो तो नहीं आएगा, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो वो उसको कम करने के लिए मैंने एक पेज में सारे इन्फॉर्मेशन लिख के रखे रेडीमेड, कि एग्जाम से पहले बस उसको देखना है, हो जाएगा। और एक मिस्टेक कॉपी था, उसमें सारे मिस्टेक्स मैं लिखती थी। जैसे कि एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला होगा, ये मिस्टेक नहीं करना है। और कुछ जो क्वेश्चंस जो लग रहे हैं कि आ सकता है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लेती थी। बस यही सब, जो जिसको जो सूट करता है वो। और एक मेरे पास छोटा सा नोट पैड जैसा था, उसमें भी मैं मिस्टेक्स लिखती थी, जो बार बार हो जाते थे। और कुछ टॉपिक्स जो मैं बार बार भूल जाती थी, ताकि मैं उसे फ्री टाइम में रिवाइज कर सकूं। क्योंकि मेरा आकाश, जब मैं ड्रॉप ईयर में थी तो वो दूर था, आधा घंटा लगता था जाने में, तो मैं उस ड्यूरेशन में वो सब रिवाइज कर लेती थी। तो जैसे आपने बताया शॉर्ट नोट्स का, तो और मिस्टेक कॉपी के बारे में आपने बताया, तो मिस्टेक कॉपी में क्या आप वो चीज मेंशन करते थे जो आप मॉक में मिस्टेक करते थे? मोस्टली मॉक वाला पेपर, मॉक में जब जो मिस्टेक। तो नेक्स्ट मॉक देने से पहले क्या मतलब मिस्टेक्स कॉपी को ही रिवाइज करके जाते थे? नेक्स्ट मॉक का मैं वेट ही नहीं करती थी, मैं रोज सुबह रिवाइज करती थी। और एक भी टेस्ट नहीं था कि मैं पढ़ के गई, मैं बिना पढ़े टेस्ट के गई। एक होता है ना, बच्चे जो केवल टेस्ट का पढ़ेंगे,
क्योंकि मैं बस देती थी, फुल सिलेबस के लिए क्या ही पढ़े, तो मैं नॉर्मली जो मेरे शेड्यूल में होता था पढ़ाई देती थी और अच्छे से देती थी, और फिर उसके बाद जो गलती होता था मैं उसके बाद पढ़ती थी। तो मैं प्री नहीं पढ़ती थी, मैं पोस्ट एग्ज़ाम पढ़ती थी, मतलब पेपर देने के बाद जहाँ पे गलती हो। तो इस प्रिपरेशन ऑफ फेज में आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे जब 12th के साथ एग्जाम दिया था, और मतलब और उसके बाद कितने मॉक टेस्ट दिए थे जब ड्रॉप ईयर में एग्जाम दिया लगभग? जब 12th में थी तब अप्रॉक्स 30 से ज़्यादा नहीं हो पाता, 11th-12th में कंबाइन में, और सारे फुल सिलेबस थे। ड्रॉप ईयर में मैं अगस्त से ही वीक में 3 टेस्ट देना था, और फिर एंड तक जनवरी फेब में तो रोज़ ही टेस्ट दे रही थी मैं, तो मिला के 200 प्लस टेस्ट। 200 टेस्ट? हाँ, 200। तो इतने टेस्ट को वो कैसे करते थे, रिवाइज कैसे करते थे और एनालिसिस कैसे करते थे टेस्ट का? मैंने मेरे खुद का कोचिंग का टेस्ट होता था, मैंने दिशा का टेस्ट दिया है, नीट प्रेप का दिया है, उसका HYTS हाई यील्डिंग टेस्ट सीरीज होता है, फिर एलन का टेस्ट दिया है, आकाश का सारा CST FT, फिर बाकी जो बचा वो टेलीग्राम से डाउनलोड करके। उसका सिलेबस मैंने एक टेस्ट दिया मैंने, उसमें जो क्वेश्चन सही हो गए उसमें दोबारा देखती नहीं थी, जो नहीं बने या फिर जो मेरे से बने लेकिन एग्ज़ाम में मैंने तुक्का मारा, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ बट फिर भी वो सही हो गया, तो उसे मैं एग्ज़ाम में मार्क कर देती थी कि मुझे दोबारा देखना है। तो जो बन गया उसे मैं नहीं देखती थी, जो दोबारा जो बनाना रहता था या जो नहीं बना उसे भी मैं नहीं देखती थी। जो मैंने तुक्का मारा या जो गलत हुआ उसे मैं प्रायोरिटी देकर उससे पहले करती थी, स्टेज बाय स्टेज। फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं बता रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो बन गया उसे नहीं देखना, जो गेस करके किया या जो गलत हुआ उसे पहले देखना, उसे सॉल्व करना, या फिर डाउट हुआ तो सर से पूछना, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बना वो उसके बाद उसका थ्योरी पढ़ना, उसके बाद अटेम्प्ट करना, उसके बाद भी अगर अटेम्प्ट ना हुआ तो उसके बाद वो सर से पूछना। तो जो नहीं बना वो डायरेक्टली सर से नहीं पूछती थी, मैं पहले खुद से ट्राई करती थी उसके बाद। और बायो तो मैंने बताया ना कि बायो का मैं 3-4 पेपर एक साथ लेकर बैठती थी दोपहर के टाइम, फिर मैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन और बुक खोल के उसे याद करती थी। इसी में जो मुझे लगता है कि मैं भूल जाऊँगी तो मैं पूरा सेंटेंस में अपने मिस्टेक कॉपी में लिख देती थी या नोटपैड में लिख देती थी कि वो सेंटेंस भी याद हो जाए। गैस परसेंटेज कितना रहता था, और मतलब क्या सोच के गैस लगाते थे, मतलब कि मतलब एलिमिनेशन कितना होना चाहिए, 50% एलिमिनेशन के बाद ही गैस लगाऊंगी, क्या रहता था? बायो में बायो में मतलब मेरा गैस ऐसा रह रहा था कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता था कि यही होना चाहिए, होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में एलिमिनेशन जैसे अगर मुझे अच्छे से याद नहीं है बट एलिमिनेशन ही मोस्टली वर्क करता था गैस के लिए, या फिर कोई कॉन्सेप्ट जो मैं श्योर नहीं हूँ कि उसमें लगेगा बट मैं लगा देती थी, तो वो भी एक ऐसी वर्क हुआ। जब 11th 12th में थे तो डेली रूटीन क्या होता था, अगर बात करें तो? 11-12 में सुबह उठना, फॉर्मूला रिवाइज करना, 9 बजे कोचिंग आना, सुबह के 9 बजे, फिर 2 लेक्चर होता था, उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी शाम के 6-7 बजे, उसके बाद फिर वापस हॉस्टल, फिर खाना खाकर थोड़ा और पढ़ाई, फिर सो जाना, नॉर्मल था। 11th में यही था, 12th में थोड़ा एग्रेसिव हुआ तो ज़्यादा पढ़ाई हुआ। और जब 12th के आपके मतलब प्रैक्टिकल्स है, उस समय क्या प्रिपरेशन को स्टॉप कर दिया था या बोर्ड एग्जाम में स्टॉप कर दिया था नीट प्रिपरेशन को? बोर्ड्स के लिए मैं फरवरी से स्टार्ट की थी, हमारा शायद 22 से स्टार्ट था बोर्ड्स, तो फेब स्टार्टिंग से स्टार्ट की थी। बायोकेमिस्ट्री हो ही गया था, मोस्टली सर भी कुछ कुछ बताते ही रहते थे, हमारे बोर्ड्स का क्लास भी चलता था फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा डन था, बायो मेरा से हो जाता। इंग्लिश बस एक रहता है, तो इंग्लिश का मतलब मेरे तो ऐसा था इंग्लिश में कि एग्ज़ाम जैसे कल सुबह है तो मैं आज जैसे कल एग्ज़ाम है तो मैं कल सुबह के 3 बजे तक मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, कि मुझे मेरा इंग्लिश नहीं हुआ था, मैं इंग्लिश वीक भी हमेशा से ही वीक रहा है। तो वो जब प्रेशर आता है तो वो हो जाता है सब कुछ, और 11-12 का मार्क्स कोई पूछता नहीं है, नीट नीट वाले स्टूडेंट को तो नहीं।
नहीं, अभी तो नहीं लगता है जब हम एम्स में पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या लगता है जब 11th 12th में रहते हैं? ये कभी होता है कि मॉक में नंबर नहीं आए तो कि बोर्ड में आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगा। कभी नहीं लगा है? और जब घर से बाहर निकले थे फर्स्ट टाइम, तो उस समय मतलब कैसे खुद को मैनेज किया? क्या होम सिकनेस होती थी? क्योंकि बच्चे अभी निकले होंगे वो अभी कोटा के लिए या फिर कहीं भी सीकर के लिए, कहीं भी, तो होम सिकनेस भी आती है बहुत सारे बच्चों को। हाँ, अगेन यहाँ पर आप कितने अच्छे फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हो उस पे डिपेंड करेगा। मैं जहाँ पर थी वहाँ पे मेरे स्कूल के भी दोस्त थे वहाँ पर, तो अगेन और वो सर भी काफ़ी सपोर्टिव थे, तो मुझे वैसा कभी फील नहीं हुआ। और मुझे पता था कि मैं यहाँ एग्ज़ाम क्रैक करने आई हूँ, उसके बाद फिर मैं घर चली जाऊँगी, तो ऐसा कुछ है नहीं। मोटिव था। इस रैंक के पीछे इन्वायरमेंटल का मतलब इन्वायरमेंट का कितना रोल था, जैसे कि टीचर्स का, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, या फिर बोले तो फ्रेंड्स का जो साथ में थे, या फिर फोन कॉल के थ्रू कनेक्टेड थे? उनका ही सबसे ज़्यादा रोल था। मैं एक मेन कैरेक्टर हूँ, बट उस मेन कैरेक्टर को स्टैंड करने के लिए काफ़ी सारे लोग थे। मेरे सर थे, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे। जैसे जो सर थे वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। उन्होंने ही बोला कि तुम ड्रॉप ले लो, तुम इसके बेटर कॉलेज में जाओगी गारंटेड। क्योंकि मैं खुद ही श्योर नहीं थी कि मेरा क्या होगा ड्रॉप ईयर में, अगर इससे भी बुरा हाल हो गया तो इस जो अभी कॉलेज मिल रहा है अगले साल अगर वो भी नहीं मिला तो लोग क्या कहेंगे। पर सर बोले कि नहीं, तुम लिख के दे दो, तुम इससे बेटर ही कॉलेज में जाओगी। तो फिर सर को इतना कॉन्फिडेंस था, और सर मुझे बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे पेरेंट्स, उनका तो वो कभी भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किए, क्यों नंबर कम आ रहा है, क्यों हो रहा है। और एग्ज़ाम के टाइम में वो हर वीक आते थे, मेरे लिए जूस लेकर आते थे, कोकोनट वाटर, क्योंकि गर्मी रहता था। और उनका सपोर्ट तो मतलब बहुत ज़्यादा ही रहा है। और फ्रेंड्स का इमोशनल सपोर्ट के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी हैं। लाइक कभी कभी होता है ना कि मेरे कोचिंग में ऐसा हुआ था कि मैं मोस्टली मैं ही टॉप करती थी कोचिंग में, बट फिर एक फेज़ आया था कि कोई बच्चा टॉप करने लगा था, तो सर को भी मतलब लग रहा था कि तुम्हारा नंबर कम क्यों आ रहा है। और बाकी सब भी ऐसे बोल रहे थे कि अब इसको पता चलेगा, इसका भी कॉम्पिटिटर कोई आ गया है। तो वो सब जो फेज़ होता है उसमें फ्रेंड्स काम आते हैं। तो मैं ये सब शेयर करती थी कि देखो ऐसे बोल रहे हैं सर। तो वो बोले कि अरे छोड़ो, उनको उनका काम है बोलना, तुम पता है ना, तुम पढ़ रही हो, तुम्हें नंबर आएगा अच्छा। तो सर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मॉक टेस्ट के मार्क्स बहुत ज्यादा डिक्रीज हुए हों, जिससे मतलब बोले तो एक स्ट्रेस आया हो कि यार मेरे मार्क्स क्यों डिक्रीज हो रहे हैं? देखिए, मॉक के जो मार्क्स होते हैं वो डिक्रीज़ होना कभी भी किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मार्क्स चेंज हो सकता है। अगर पेपर टफ आया होगा तो उस पे भी डिपेंड करेगा, बट जिसमें किसी को कंसर्न करना चाहिए वो होता है रैंक। रैंक अगर आपका कम आ रहा है, गंदा आ रहा है, तो आपको चिंता करने की बात है। तो मेरा मोस्टली अच्छा ही रैंक आता था, बट एक फेज़ आया था जब मेरा रैंक कम होते जा रहा था। तो वो फेज़ में काफ़ी सारे पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि क्यों नंबर कम आ रहा है, उतना नहीं। फिर मेरे सर बोल रहे थे कि क्या हो रहा है तुमको। वो सारा फेज़ जो होता है वो काफ़ी स्ट्रेसिंग होता है किसी भी स्टूडेंट लाइफ के लिए, स्पेशली जो पढ़ रहा है। क्योंकि वो तो पढ़ रहा है, बट अचानक से अगर उसका नंबर कम आ जाए, कोई उसे पॉइंट आउट करने लगे कि क्यों नंबर आ रहा है, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता, वो तो अपना काम कर रहा है। वो सब फेज़ डिप्रेसिंग होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो मैं डायरीज़ लिखती थी। डायरीज़ लिखना अभी भी मेरे पास है, वो सारी डायरीज़, कि उसमें मैं क्या लिखती थी, कब 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 मुझे कौन डाँटा, तो वो सारे नॉस्टैल्जिक है, अब सारे रखे हुए हैं। डायरी लिखने से बहुत फायदा हुआ? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ ज़्यादा, मतलब मैं ग्रुप में रहती नहीं हूँ। तो मेरे एक ही 2 दोस्त हैं, वो भी उस टाइम नीट नीट के लिए तैयारी कर रहे थे, तो मैं उन्हें उन्हें भी बार-बार डिस्टर्ब करना सही नहीं लगता था मुझे, तो फिर मैं डायरीज़ लिखती थी। अभी भी लिखती हूँ। तो जब मार्क्स डिक्रीज हो रहे थे, तो उस समय खुद के मन में क्या चल रहा था? क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे मतलब जब मार्क्स डिक्रीज हो जाता है तो पढ़ना भी छोड़ देते हैं। हुँ। तो वही वो वो खुद के सेल्फ, क्या बोलते हैं, अंदर की शक्ति पे डिपेंड करता है। अगर वो सारे फेजेस बहुत गंदे होते हैं स्टूडेंट लाइफ के लिए।
उस टाइम में किसी न मतलब किसी को होना चाहिए उसे कंसोल करने के लिए, नहीं तुम कर सकते हो। तो ये सब फ़ेज़ में मेरे दोस्त थे मेरे साथ। तो मतलब अगर नंबर कम आते हैं, लेकिन मुझे मैं जब कमा रहे थे तो मुझे समझ नहीं आता कि क्यों कमा कमा रहे हैं, क्यों मेरी रैंक खराब आ रही है। मैं तो पढ़ रही हूँ, बट कभी वो सारे फ़ेज़ अगर आपको एकदम ही अच्छे-अच्छे नंबर आने लगेंगे तो आपका भी मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो भगवान जी, गॉड ऐसा करते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंट एक लिमिट में रहे, इसलिए वो नहीं ज़्यादा करते हैं, बीच-बीच में ड्रॉप्स दिखाना पड़ता है। बट ये तो हमें एग्जाम क्रैक करने के बाद पता चलता है ना। हाँ, उस टाइम नहीं समझ में आता है, बाद में पता चलता है। फिर आप जब नीट 2024 का पेपर देने जा रहे थे, कितना कॉन्फिडेंस था कि एग्जाम अच्छा जाएगा, कैसे जाएगा? और फर्स्ट टाइम था वो आपका नीट 2024, कोई नीट का एग्जाम। तो कैसा, मतलब मन में क्या चल रहा था, और एग्जामिनेशन हॉल में क्या चल रहा था, और आफ्टर एग्जाम क्या सिचुएशन थी? 24 में मतलब फ्रेशर मतलब फ्रेशर्स जब एग्ज़ामिनेशन देकर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे मेरे पास बहुत टाइम है, अगर इस बार नहीं भी हुआ तो चल जाएगा। तो मैं मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ऐसे चिल होके गई थी, बट मेरा प्रिपरेशन अच्छा था। मैं 23 का भी जब नीट का पेपर हुआ था तब मैं दी थी उसे, तो मेरे ठीक-ठाक नंबर आ गए थे। जब पेपर दी तब भी मतलब तब मैं मतलब उस टाइम मेरा माइंडसेट था कि अगर 650 आ जाएगा तो वो काफ़ी अच्छा नंबर है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं एग्ज़ामिनेशन बैठ के ही इतना सॉल्व कर लिया, उसके बाद मैं गिनने लगी कि कितना बन गया है। मुझे और सॉल्व करना चाहिए, बट नहीं, मैं दिख रही थी। फिर मुझे लगा कि अरे 650 प्लस आ जाएगा आराम से, छोड़ दो। फिर मैं चिल हो गई। उसके बाद 1-2 मैं सॉल्व कर रही हूँ धीरे-धीरे। उसके उसके बाद फिर बाहर जब आई तो तब 653 बाद में आ रहा था, मतलब जब मेरा अप्रॉक्स था वो 660 का था। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा नंबर है, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि मेरा जो कोचिंग था वो काफ़ी छोटा है, तो उसमें ज़्यादा रैंक्स अच्छा आया नहीं था। मतलब जो मैक्सिमम अच्छा रैंक था वो 2000 के अराउंड था। मेरा ही 1293 आया है। तो मुझे लगता था कि स्टेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इतने में तो मिल ही जाएगा, और सर भी काफ़ी खुश थे। तो फर्स्ट में मेरा सही था, सब कोई खुश थे कि ये स्टेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा मस्त, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब सही है। उसके बाद सब गड़बड़ हो गया रैंक। उसके बाद रिजल्ट के टाइम क्या हुआ, नीट 2024? रिज़ल्ट के बाद जब वो आया 4 मई को, मतलब नंबर 653 था, बट रैंक 21,000 to 22,000 था। तो झटका लगा सर को बहुत ज़्यादा कि इतना ज़्यादा कैसे आ सकता है। और उस साल हमारे कोचिंग में काफ़ी सारे वैसे ड्रॉपर्स थे जो 5 बार ड्रॉप लेकर रखे थे, 6-6 ड्रॉप लेकर रखे थे, तो उनका भी नहीं हुआ। तो सर को बहुत बुरा लगा क्योंकि सर भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे हम लोगों से कि इनका तो हो ही जाना चाहिए। तो सर के मतलब सबको मतलब किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा बुरा एस्पिरेंट को लगता है क्योंकि वो 2 साल 3 साल मेहनत करता है किसी एक एग्ज़ाम के लिए, एक एग्ज़ाम उसमें भी ये सब अनफेयर हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। और वो जो जुलाई और अगस्त का फ़ेज़ था मेरी लाइफ़ का अब तक का सबसे डार्केस्ट फ़ेज़ है। कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करना है। यहाँ घर वाले बोलते हैं कि ले लो, एडमिशन ले लो, और सर बोल रहे हैं कि मत लो, तुम्हें खुद नहीं पता, क्योंकि दोबारा वही चीज़, वही बुक्स पढ़ना, वही दोबारा से खुद को कन्विंस करना कि अगले साल अच्छा होगा, जो कि खुद नहीं पता रहता है कि अगले साल होगा या नहीं। तो वो काफ़ी मिज़रेबल फ़ेज़ होता है। प्रिपरेशन फेज में मतलब कितना वो था, कितने डाउट्स में थे, डिलेमा में थे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले लूं या फिर से प्रिपरेशन करूं, फिर से वही बुक पढूं? और क्योंकि वो 2 महीने आपने बताया कि आपने फिर अगस्त में स्टार्ट किया था, जून में रिजल्ट आ हुँ। गया था लेकिन अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो 2 महीने कैसे बीते थे? बहुत ज़्यादा बुरे थे। उम, सर मुझे ज़बरदस्ती, क्योंकि मैं रांची में ही रहती थी, हॉस्टल में अकेली थी मैं, तो सर मुझे कोचिंग बुलाते थे। मैं जाती थी 2 दिन, 3 दिन मैं हॉस्टल में ही रहती थी कि मुझे नहीं जाना, मुझे दोबारा नहीं पढ़ना, वो सारे दोबारा फिज़िक्स सॉल्व नहीं करना है। फिर उसके बाद सर फ़ोन करते थे, फिर मैं वापस जाती थी, फिर मैं वापस नहीं जाती थी। फिर फिर मतलब
2 महीने ऐसा चला, फिर मैं सोची कि मैं कर क्या रही हूँ? इससे ना ही मेरा सिलेक्शन होगा और जो होगा उसमें मैं सैटिस्फाइड नहीं रहूँगी, इतना मुझे पता था। तो फिर सर भी बोले कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारा हो जाएगा अगले साल, मेहनत करवाओ। वो मेरे से ज़्यादा सर मेहनत किए थे मेरे ड्रॉप ईयर में। वो सारे मॉक पेपर्स वही जुगाड़ किए थे और सर ही हर कोचिंग का टेस्ट पेपर सिलवाए थे। तो फिर मैं बोली कि ठीक है, एक लास्ट टाइम सर पे खुद पे भरोसा करते हैं और मेहनत करते हैं, और ये रिजल्ट था। जैसे आपने उस समय काउंसलिंग में अपीयर हुए थे? काउंसलिंग हुआ था, बट जो थर्ड राउंड होता है उसमें मैंने एक BDS का कॉलेज भर दिया था। अच्छा। तो थर्ड राउंड में वो अलॉट हो गया था, लेकिन BDS तो जाना नहीं था। तो उसमें जो सिक्योरिटी मनी था 10,000, वो भी चला गया था मेरा। तो मतलब वो कॉलेज में नहीं प्रायोरिटी मिला। ऑर्डर में गलती हो गई थी? हम्म प्रायोरिटी ऑर्डर देख के भरना चाहिए, जो अभी नीट एस्पिरेंट भरेंगे भी उनको भी अच्छे से भरना चाहिए। तो फिर ड्रॉप ईयर हाँ। में आपने कितने मतलब मॉक टेस्ट लगाए? और जैसे मतलब क्या उस समय आपको मन में ऐसे डाउट्स नहीं थे कि मुझे कोई अच्छे कोचिंग से प्रिपरेशन करना चाहिए जहाँ पे मैं रियल कंपटीशन को फेस कर पाऊँ? नहीं, तो इसलिए तो मैं आकाश ज्वाइन की थी ना। वहाँ पर अच्छे खासे बच्चे रहते थे। वहाँ पर ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक भी आता था, तो वो सब डाउट्स नहीं था। तो मैं खुद ही सोची थी ना कि मैं दो दो कोचिंग से मैं रिसोर्सेज गेन कर रही हूँ, इतने टेस्ट दे रही हूँ, दिन रात में वही पढ़ रही हूँ। मेरा जो बेड था वो सिंगल बेड था, उसमें आधे में बुक्स था, पूरे दीवार में शॉर्ट नोट्स चिपके हुए थे। तो अब मेरे बेड जो था वो मेरे दोस्त, मेरे जो हॉस्टल वाली आंटी थी, मेरे मम्मी पापा बोलते थे तुम सोती कैसे हो? तो मैं यही बोलती थी कि अब मैं एम्स में अच्छे से खाऊंगी, यहाँ नहीं। ड्रीम एम्स क्या था प्रिपरेशन टाइम में? ये कोई भी एम्स मिलेगा। यही था स्टार्टिंग से ही जब 11th में थे तब भी? नहीं, स्टार्टिंग से AFMC का था। एम्स ऋषिकेश? AFMC, क्योंकि बहुत सारे आर्म बच्चों का फोर्स दिल्ली मेडिकल। रहती है एम्स दिल्ली। नहीं, मेरा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तो तो जब मेरे हाँ 11th-12th में मेरा था AFMC, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। उसका कट ऑफ मोस्टली 640 630 तक ही रहता है, तो इसलिए मैं एग्जाम में चिल हो गई थी कि 660 आ रहा है मेरा, तब और क्या ही सॉल्व करना, इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर एग्जाम के बाद पता चला कि नहीं, इससे बेटर कॉलेजेस हैं। तो फिर जब आप एम्स। ड्रॉप ईयर में थे तो ड्रॉप ईयर में मतलब चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, मतलब बच्चे सोचते हैं बहुत ज्यादा। ओवर थिंकिंग बोले तो जब 11th 12th में रहते हैं उससे ज्यादा ड्रॉप ईयर में होती है कि क्योंकि हम्म आपके साथ वो वाला 2024 का भी सीन हुआ, री नीट वगैरह का भी सीन हुए, तो माइंड में ये भी चल रहा हो क्या 2025 में भी फिर ऐसा कुछ ना हो जाए? वो हमें हर रोज हर 2 दिन पे यही फील आता था कि क्या ये सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, इसका मुझे बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। 50-50 चांसेस था, बट दोबारा देना था तो देना था, कैसा भी जाए, खुद पे भरोसा रखना चाहिए। फिर 2025 की बात करें नीट की, तो 2025 का पेपर टफ आया था और आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। आपने मतलब और भी लोगों को देखा होगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्या सीन था आपके साथ उस समय? क्योंकि क्या आपके सारे क्वेश्चन उस समय सॉल्व हो रहे थे? सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे थे, बट मोस्टली हो जा रहे थे बायो के। और स्टार्टिंग में उसके बाद जो बायो का मेरा सेक्शन कंप्लीट हुआ तब ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए थे। उसके बाद फिर मैं इधर उधर देखी तो सब कोई हेड डाउन किया हुआ था, कोई उधर देख रहा था। तो मैं सोची कि ये हो क्या रहा है। तो मुझे लगा कि ठीक है, एग्ज़ाम टफ आया है, कट ऑफ कम जाएगा, तब तक और बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं बन रहा था, क्वेश्चंस बन रहे थे। 5-6 क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, वो मैं छोड़ दी थी, और उससे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि वो जो टफ आए थे वो तो सबके लिए आए थे। तो वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो रैंक डिसाइड करते हैं। अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए तो वो अगर सिली मिस्टेक ना करे, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर रैंक्स चाहिए तो उसके लिए वो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो टफ डाले हैं वो सॉल्व करना चाहिए।
मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि एग्जाम टफ भी आ सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट यही रहते हैं नीट एस्पिरेंट्स के कि पेपर नॉर्मल लेवल का आएगा या फिर एवरेज जा सकता है। मेरे सर जो थे वो एक दिन पहले तक बोले थे देखना बेटा पेपर टफ आएगा, संभल के। तो मेरे माइंड में था कि टफ आएगा, बट बहुत ज़्यादा टफ आ गया था। मतलब फिजिक्स का जो क्वेश्चन था वो जेई से भी ज़्यादा लग रहा था। तो प्रिपरेशन टाइम में एडवांस क्वेश्चंस किए थे? एडवांस के केमिस्ट्री के किए थे, फिजिक्स के नहीं किए थे। मतलब मैंने लेक्चर्स अटेंड किया था बट मुझे समझ नहीं आ रहा था। जेई मेंस का मैंने सॉल्व किया था, मेंस के पीवाईक्यूज सारे सॉल्व किए थे। तो जब वहां पे आपने बताया कि आपको 45-50 मिनट्स में पता चल गया था कि पेपर लगभग टफ है, तो उस समय फिर नहीं आपने 45 नहीं, मुझे स्टार्टिंग में ही, मतलब स्टार्टिंग में मैं हमेशा 1 मिनट 2 मिनट लेती थी, सारे क्वेश्चंस देखती थी। क्योंकि हम अगर एक बैलेंस्ड पेपर होता था वो होता है जिसमें कोई एक सेक्शन टफ आएगा तो कोई एक इजी आएगा। बट 25 में ऐसा था कि तीनों ही टफ आ गया था, तो मेरे माइंड में था कि किसको कितना टाइम देना है। बट लेकिन जब एस्पिरेंट एग्जाम हॉल में होता है तो उसके दिमाग में चलता है कि केवल मेरे लिए ये टफ है, ऐसा हम्म कुछ नहीं हुआ? ये मेरे दोस्त के साथ हुआ था कि मेरे साथ मतलब वो जो थी वो मेरी कॉम्पिटिटर टाइप की थी। तो मेरे दिमाग में ये चला कि पेपर टफ आया तो सबके लिए टफ आया, तो कम कट ऑफ लो जाएगा। लेकिन उसके माइंडसेट में ये चला था कि पेपर टफ आया, मेरे से नहीं बन रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो पूरा पैनिक कर गई। तो ये सब मेंटालिटी होता है। नीट का जो क्वेश्चन होता है वो उतना टफ नहीं आता, वो मेंटालिटी का गेम है। आपका माइंडसेट कैसा है, आप किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पा रहे हो। तो अपना माइंडसेट खुद को बना लो। अगर तुम ऑनेस्ट हो, तुम्हारा प्रिपरेशन ऑनेस्ट है, तो रिजल्ट भी ऑनेस्टी के साथ ही आएगा। आप पहले ही से मेंटली प्रिपेयर्ड थी? हाँ, मेरा मतलब मैं पेपर देखिए मुझे लग गया कि चलो कट ऑफ कम आएगा, और कट ऑफ कम आना बेटर है। इस साल जो पेपर आया वो काफ़ी इजी आया है। तो अगर किसी का 660 भी आ रहा है तो वो कंफर्म नहीं है कि उसका रैंक कितना आएगा। मेरे टाइम में क्या था कि 601 आ रहा है तो लग रहा था कि 5-6 हज़ार के अंदर आ जाएगा। बट इस साल जो ऐसा है कि कट ऑफ 600 भी जा सकता है, 630 भी जा सकता है। तो इसमें जो जनरल वाले बच्चे हैं वो कट ऑफ वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में है। जब आप वहां पे फिजिक्स का पेपर कर रहे थे सॉल्व, क्योंकि उसमें ये भी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि एडवांस के क्वेश्चंस आए हैं, 2-3 क्वेश्चंस एडवांस के आए हैं, स्पेशली एसएचएम वाले क्वेश्चंस एडवांस के थे। तो उस समय क्या उस समय वो क्वेश्चंस हो गए थे? मेरे से नहीं हुआ तो मैं छोड़ दी थी। मुझे पता है कि वो क्वेश्चन किसी से नहीं बनेंगे, क्योंकि नीट में आधे से ज़्यादा कंपटीशन, कितने 22 लाख अगर होते हैं तो 20 लाख भीड़ वाले ही होते हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए जाते हैं। 2 लाख ही जेन्युइन बच्चे होते हैं। और मतलब मेरा प्रिपरेशन आता था कि मुझे पता चल गया था कि मेरे से नहीं बन रहा तो किसी से नहीं बनेगा, तो मैं छोड़ दी थी उसे, ज़्यादा चिंता नहीं की थी मैं। और मेरा फिजिक्स में 130 आया था आउट ऑफ 180। फिर भी मेरा परसेंटाइल काफ़ी अच्छा था, 99.99 था कुछ। और एक भी गलत नहीं था क्वेश्चन, मेरा फिजिक्स में सारा सही था। फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था? नीट नहीं, टू मतलब 2025। हाँ, मैं तुक्का मारी ही नहीं ना, मतलब वही गलती हो गया। मैंने 3 क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखे थे, उसमें से एक गलत था, बाकी 2 सही था। तो मेरे और नंबर आ सकते थे बट मैं नहीं अटेम्प्ट की। उसका रिग्रेट है अभी? ठीक, मतलब मुझे एम्स जाना था, एम्स में मैं हूँ, ठीक है। बाकी सारा मेडिकल एमबीबीएस उतना मैटर नहीं करता। जब वही घर सब पे है। आके नंबर काउंट किए तो उस समय क्या मतलब सोच चल रही थी, और साथ में मतलब जब टीचर से बात किया, पेरेंट्स से बात किया, तो उन्होंने क्या बोला, और साथ में एक्सपेक्टेड रैंक क्या थी, आपके माइंड में क्या चल रहा था एक्सपेक्टेड रैंक? क्योंकि उस समय बहुत ये चल रहा था एग्जाम टफ है वगैरह वगैरह, बहुत यूट्यूब पे भी बहुत चीजें चल रही थी। हम्म तो जब पेपर देकर आई तब तो मतलब बहुत ज़्यादा ही। और मेरा हॉस्टल मेरे कोचिंग के जस्ट बगल में था, तो मेरे मम्मी पापा हम लोग पहले सेंटर से सर के पास गए। फिर सर पे चिल्लाने लगी, सर आप बोल रहे थे पेपर टफ आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा टफ आ गया और वगैरह वगैरह। तो सर बोले कि देखो पेपर चला गया तो तुम कर सकती हो ना, मैं कुछ कर सकता हूँ, रिलैक्स करो। उसके बाद फिर हम लोग
सर का ऐसा था कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो सर सबको लेकर जाते हैं, पार्टी-वार्टी करवाते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम हो गया, अब उसको बदल नहीं सकता। तो हम लोग बस गए, मैं भी चिल थी कि चलो सर बोल रहे हैं हो जाएगा तो हो जाएगा। बट फिर एक डर लग रहा था कि अब मैं पेपर चेक करूँगी, मतलब वो जो मैं एग्ज़ाम देकर कर फिर शाम तक तो आंसर की आ ही जाता है कोचिंग वालों का। तब जो हार्ट बीट रेज़ होता है कि अब मैं पेपर चेक करूँगी, मैं 3 साल का मेहनत दिखेगा, 2 साल का मेहनत दिखेगा, वो बहुत ज़्यादा पैनिकिंग फ़ेज़ होता है। तो मैं 8 बजे वो सब सर के साथ मतलब पार्टी-वार्टी करके वापस आ गई। उसके बाद फिर पेपर चेक करने का वक़्त आया। पहले मैं प्रे की अच्छे से, फिर मैं हॉस्टल के पास एक मंदिर था, मैं पहले वहाँ गई, वहाँ प्रे की, उसके बाद घर आई, उसके बाद फिर अच्छे से सोची कि अब चेक करना चाहिए। फिर फिर मैं खोली, आंसर की आया था। एक टिक कर रही हूँ मैं, एक बार थैंक यू को बोल रही हूँ भगवान जी को, एक सही हो रहा है, उसके बाद तो मैं फिज़िक्स से स्टार्ट की थी, तो फिज़िक्स में सारा ही सही आ गया था। फिर मैं सोच रही ये क्या हो रहा है, सारा सही हो रहा है, मैं गलत नहीं चेक कर रही हूँ। उसके बाद फिर वो सब बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स आ रहे थे। उसके बाद मेरा बायो में शायद मेरा बस 1 गलती था। नहीं, बायो में 2 गलत था, केमिस्ट्री में 2 गलत था। फिर मैं सोची कि काफ़ी कम गलती दिख रहा है, ज़्यादा सही दिख रहा है। फिर मैं जब मार्क्स कैलकुलेट की, तो उस टाइम शायद मैं कोई एक मतलब ऐसा क्वेश्चन था जो मैं पेपर में मार्क की थी बट ओएमआर में नहीं की थी, तो वो गलत था। तो मैंने उसको भी देख लिया था, तो मेरा 590 के अराउंड आ रहा था। बट एक्चुअल में मेरा 601 नंबर आया। तो 590 आया तो सर बोले कि इतना कम, 590 तो काफ़ी कम होता है। उसके बाद सर बोले कि ठीक है, सिलेक्शन हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर मेरे कोचिंग में मतलब ऐसे-ऐसे बच्चे थे, जो वो सर को झूठ-झूठ बोल चुके थे कि उनका 580, 560 आ रहा है। तो सर भी बोले कि चलो इस साल बहुत सिलेक्शन हो जाएगा कोचिंग से। फिर मैं दुखी थी, फिर आकाश वाले सर का फ़ोन आया कि कितना आ रहा है? तो मैं 590 बोली। उसके बाद सर बोले कि 590 आ रहा है, ये तो अच्छा नंबर है क्योंकि अभी तक किसी का आया नहीं है 590। फिर वो जो कॉल था उसके बाद से मैं सैटिस्फाइड हुई कि चलो अब सिलेक्शन पक्का है। उसके बाद फिर मैं पेपर को देखी तक नहीं, फिर मैं छोड़ दी जैसे था। उसके बाद फिर दूसरे दिन मैं गई, घूमी रांची, क्योंकि 3 साल में बिल्कुल नहीं घूमी थी, मैं केवल हॉस्टल से कोचिंग, कोचिंग से आकाश, आकाश से घर। मेरा एक फ़ेज़ ऐसा था कि मैं सुबह उठती थी, 9-10 बजे तक आकाश का क्लास रहता था, 9 बजे 7 बजे उठती थी, 7 से 8 पढ़ती थी, 8 से 9 नहीं 9 से 10 मतलब तैयार होके 10 बजे तक आकाश पहुँचती थी। आकाश पहुँचने में आधा घंटा लगता था और वो जिस वे में जाता था वहाँ पर प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है, लाइक टेम्पो, ऑटो और टेम्पोज़ वगैरह नहीं चलते थे। तो आपको सिटी बस से ही जाना रहता था, लेकिन सिटी बस में बहुत भीड़ रहता था। अगर आपको ऑटो लेना है तो वो लॉन्ग वे में जाता था और उसमें 1 घंटा लगता था। तो एक ही चांस था सिटी बस लेना। उस बस के लिए वेट करती थी, बस में जाती थी, वहाँ पहुँचती थी, वहाँ पर 1 बजे तक क्लास चलता था। फिर मैं 1 बजे के बाद वापस आती थी, 3 बज जाता था हॉस्टल आते-आते तक, खाना खाते तक। फिर मैं 3:30 के बाद बैग पैक करती थी अपने दूसरे कोचिंग में जाने के लिए, मतलब पुराने वाले में। सर बोले कि तुम यहीं पर सेल्फ स्टडी किया करो। फिर मैं वहाँ जाके पढ़ती थी, फिर वहाँ पर 9-10 बजे तक वापस आती थी। 9 बजे तक वहीं पढ़ के फिर वापस घर, फिर वहीं से पढ़ाई। मतलब मेरा पैर पूरा काँप जाता था कि एक तो उतने दूर जाना, बिना रेस्ट किए, फिर वहाँ से दूसरे कोचिंग जाना जल्दी से खाकर। फिर और फिर मैं बीच-बीच में ये भी सोचती थी कि क्यों कर रही हूँ मैं इतना, क्यों कर रही हूँ? सेल्फ डाउट्स बहुत टाइम आते हैं, मतलब हर एस्पिरेंट के में आता है। हुँ। एक्सपेक्टेड रैंक क्या थी उस समय? आपके मन में क्या चल रहा था एक्सपेक्टेड रैंक? नीट का जब पेपर किया, जब घर आए तब लगता था कि कोई भी लोअर एम्स में मिल जाए तो चलेगा। एक्सपेक्टेड था 5-6 हज़ार, 5-6 हज़ार आ जाए काफ़ी रहेगा। सेंट्रल से मेडिकल कॉलेज मिलना अच्छी बात है, मतलब बड़ी बात है। बट फिर जब रैंक आया तब देखे कि 1,000 के अंदर ही है, तो काफ़ी अच्छा फेज़ था। तो जब एम्स भुवनेश्वर में गए हो, अभी एम्स भुवनेश्वर मिला, तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अभी तक आपका फर्स्ट सेम हो चुका है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे एम्स भुवनेश्वर में? कि अगर कोई सोच रहा है मेडिकल कॉलेज में एन्जॉयमेंट होता है,
पार्टीज़ होते हैं, तो वैसा नहीं होता, कुछ नहीं होता। उसमें मतलब हमारा कॉलेज तो ऐसा है कि उसमें से पढ़ाई होता है। हमारे कॉलेज में इस साल तो फेस्ट भी कैंसल हो गया था, ना ही फ्रेशर्स मिलेगा जल्दी, केवल पढ़ाई होता है मेडिकल कॉलेज। जो फेस्ट भी होते हैं वो 1-2 वीक ही रहते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं रहता। मतलब जब एक और आप जो फ्रेंड सर्कल्स भी होते हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखोगे बड़े-बड़े फ्रेंड सर्कल्स, मेडिकल कॉलेज में मतलब मुझे तो अभी तक नहीं ऐसा दिखा कि फ्रेंड सर्कल बड़ा हुआ रहा। मतलब सब ज़्यादा इंट्रोवर्ट है वहाँ पे। फ्रेंडशिप्स इंट्रोवर्ट नहीं भी ज़्यादा इन्वॉल्विंग बच्चे नहीं है वहाँ पर। जैसे लाइक अगर बात करें कि जब आप नीट प्रिपरेशन कर रहे थे और एमबीबीएस लाइफ को आप ऐसे इमेजिन कर रहे थे, जैसे हर कोई इमेजिन करता है कि आफ्टर क्रैकिंग नीट मैं एमबीबीएस करूंगी और कॉलेज में एंजॉय करूंगी, क्या डिफरेंस रहा है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में? वो सारे नीट एस्पिरेंट्स को झटका लगता है कॉलेज जाने के बाद। मतलब 10th से 11th का जो फेज़ जो डिफरेंस आता है उससे कई बड़ा जंप आता है एमबीबीएस में जाने के बाद। मतलब पहला 3 महीना तो समझ ही नहीं आता कि पढ़ाई हो क्या रहा है एक्चुअल में। और उसमें भी टीचर्स, प्रोफेसर्स उठाकर क्वेश्चंस पूछेंगे वो और मतलब और हार्ट बीट उस टाइम इंक्रीज़ हो जाता है कि सर क्या पूछ लेंगे। और पहला 3 महीना किसी को कुछ समझ नहीं आता है। वो 1-2 बच्चे होते हैं जो ज़्यादा पढ़ के रहते हैं, बट एज़ ऑफ नॉर्मली देखें तो किसी को कुछ समझ नहीं आता है, बहुत कन्फ्यूज़िंग फेज़ होता है। और जो हमारा मिड सेम भी हुआ था वो मैं क्या लिखी हूँ पेपर में मुझे भी नहीं पता, बट स्टिल फर्स्ट सेमेस्टर में वो लोग लूज़ चेकिंग करते पास कर देते हैं। फिर मिड सेम के बाद से कुछ-कुछ समझ में आने लगता है टॉपिक्स। जैसे अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का ये रहता है कि वो एग्जाम से पहले ही पढ़ते हैं, तो क्या एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी एग्जाम से पहले ही पढ़ते हैं? नहीं, एग्ज़ाम से पहले अगर कोई पढ़े वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि बहुत बहुत कुछ पढ़ना रहता है। और मतलब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले नहीं, अगर कोई 1 वीक पहले शुरू करे, केवल शॉर्ट नोट्स या रेडीमेड आंसर क्वेश्चंस पढ़ने या फिर मोस्ट पीवाईक्यूज़ देखे तब पास हो जाएगा, बट 1 रात पहले नहीं होगा। और जो कॉन्सेप्ट्स को लेके पढ़ते हैं वो उनको एग्ज़ाम पास नहीं करवाएगा, क्योंकि मैं खुद ये ट्राई कर चुकी हूँ कि मैं पढ़ती हूँ कॉन्सेप्ट्स मतलब समझ कर, बट फिर मैं उसे पेपर में लिख नहीं पाती हूँ। तो वो दोनों दोनों स्किल्स आने चाहिए, पढ़ो भी और आंसर्स को प्रेज़ेंट करना भी आना चाहिए, मार्क्स चाहिए तो। तो जैसे अभी आप एमबीबीएस कर रहे हो, तो जो अभी एस्पिरेंट जो नीट 2026 दिए हैं और वो एमबीबीएस में जाने वाले हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, उन्हें कैसे मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए एमबीबीएस में? कि अभी जो नीट के बाद वाला फ़ेज़ है उसे एन्जॉय करो, क्योंकि उतनी लंबी छुट्टी अगर सिलेक्शन हो रहा है तो मेडिकल लाइन में नहीं मिलेगी। वो 4 महीना 3 महीना जो गैप होगा उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करो, खुद को रिफ्रेश करो, मूवीज़ देखो, एडवेंचर करो, स्किल्स डेवलप करो। और जब थोड़ा-थोड़ा मतलब पढ़ते रहो, मतलब स्टार्ट कर सकते हो 1-2 महीने बाद कि एनाटॉमी, फिज़ियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स किसी भी सीनियर्स जो हैं जान-पहचान उनसे पूछकर, ताकि झटका ना लगे कॉलेज में जाकर। मैं स्टार्टिंग में मतलब मैंने 1-2 लेक्चर किया था एनाटॉमी का, लाइक 1 वीक मुझे लगा था 1 लेक्चर कंप्लीट करने में, और प्रोफ़ेसर वो 1 घंटे में कंप्लीट करके चले गए थे। और मैं पूरे मतलब नीट के बाद बस वही एक टॉपिक था जो मैं अच्छे से पढ़ी थी 1 वीक में, वो सर 1 घंटे में पढ़ा के चले गए। तो मुझे मतलब स्टार्टिंग में कोई ऐसा था भी नहीं गाइड करने को कि क्या करना है। तो अब कोई मतलब जो एस्पिरेंट है वो किसी अच्छे सीनियर के साथ जान-पहचान बना लो, ताकि वो आइडिया देते रहे कि कैसा है, क्या करना है। अगर इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले उस बच्चों को अगर गाइड करना चाहें आप कि जिसके अभी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ चल रही है मार्केट में उससे प्लस माइनस 10 मार्क्स आ रहे हैं उसके, और वो ड्रॉप ईयर फिर से ले रहा है, जैसे आपके साथ हुआ कि 642 43 कट ऑफ था उस समय और आपके 653 मार्क्स आए थे। तो ऐसे अगर कोई एस्पिरेंट हो जो ड्रॉप ले रहा हो, तो उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जो एकदम बॉर्डर लाइन पे है,
मतलब जो डिसाइड कर ही चुका है ड्रॉप लेने का तो उसका तो कोई बात नहीं है, मतलब अच्छे से दो, हो जाएगा सिलेक्शन। बॉर्डर वाले बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए, और जो नहीं ले रहे हैं और फिर नहीं ले रहे, उनकी मर्ज़ी है, मैं क्या बोलूँ। बट अगर ले रहे हो तो अपना बेस्ट देना और सोचना कि लास्ट अटेम्प्ट है, और अपना 200% देना। और जो नहीं ले रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगी, अगर आप फ्रेशर हो तो एक और ट्राई दे सकते हो नीट के लिए। अगर आप सच में पैशनेट हो डॉक्टर बनने के लिए तो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। और जो 11th में बच्चे हैं उन्हें क्या गाइड करना चाहिए? जो 11th में है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके पढ़ो, फुल लेंथ देना शुरू कर दो, और ज़्यादा मतलब यूट्यूब मत देखो कि नीट का कट ऑफ ये रहेगा ये रहेगा। तुम्हें कट ऑफ से नहीं मतलब है, तुम्हें खुद के सिलेक्शन से मतलब है, और सिलेक्शन तभी होगा जब तुम खुद से पढ़ोगे तब। तो अफवाहों से दूर रहो, अपने पे भरोसा रखो और पढ़ते जाओ। तो थैंक यू सो मच इतने सारे इंसाइट्स देने के लिए, नीट प्रिपरेशन जर्नी के बारे में शेयर करने के लिए, और साथ में लास्ट में हमने एमबीबीएस के बारे में भी बात किया कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में कितनी डिफरेंस थी। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही पॉडकास्ट चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल पे बने रहो। थैंक यू सो मच।